हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों का इस नए क्लास में स्वागत है। आज के हम अपने इस नए क्लास में हम स्टार्ट करने वाले चैप्टर नंबर 6, साझेदार की निवृत्ति या मृत्यु। जैसा कि इसके पहले की क्लासेस में हम लोगों ने चैप्टर नंबर 5 कंप्लीट किया था। इसमें मैंने वो हर क्वेश्चन आपको बताया था जो बोर्ड एग्जाम्स में या तो कभी पूछा गया है या तो उनके जैसे ही क्वेश्चन आते हैं। वो सारे क्वेश्चन मैंने बताए। ऑलमोस्ट 7 to 8 क्वेश्चन हम लोगों ने डिस्कस किया था, और जो भी उसके बेसिक्स थे उसके पहले डिस्कस किया था। सेम उसी तरह से हमारा चैप्टर नंबर 6 भी चलेगा। इसमें पहले की स्टार्टिंग के 2 से 3 दिनों में मैं आपको बेसिक समझाऊंगा, लाइक जैसे कि लाभ हानि कैसे निकालते हैं, ख्याति का बंटवारा कैसे करते हैं, ये सारी चीजें बेसिक देखेंगे। उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे लॉन्ग क्वेश्चन, प्रैक्टिकल क्वेश्चन जो बोर्ड एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। और मैं आपको वही क्वेश्चंस करवाऊंगा जो आपको करना बहुत ज्यादा जरूरी है, या ऐसे क्वेश्चंस जो जैसे एग्जाम में आते हैं, यानी उनके जैसे समायोजन वाले पॉइंट करवाऊंगा। ठीक है, कोई भी आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा, कोई भी आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को इसके पहले की सारी क्लासेस आपको पसंद आई होगी। मतलब पहले तो देखी होगी तब पसंद आएगी, इसलिए पहले देख लेना। नहीं पसंद आए तो बात अलग है। अगर पसंद आए तो आपको करना क्या है, कुछ नहीं, बस लाइक करना है, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है, और थोड़ा सा ज्यादा कर देना है, और वो है चैनल को सब्सक्राइब। ठीक है, ये 3 चीजें अगर आप करते रहते हो तो मैं भी आपको वीडियोस मुझे जो है अपलोड करने में थोड़ा ज्यादा मोटिवेशन मिल जाएगा, और मुझे भी बहुत अच्छा लगेगा अंदर से। समझ लो कि ये नॉन मॉनेटरी जो होता है ना, मोटिवेशन होता है ना, वो मुझे मिलता रहेगा। तो स्टार्ट करते हैं, फिलहाल ज्यादा टाइम नहीं वेस्ट करते। और इसका हाँ, पीडीएफ जो है, जो भी मैं चीजें आपको पढ़ाऊंगा, जो भी क्वेश्चंस मैं आपको सॉल्व करवाऊंगा, सभी चीज का पीडीएफ जो मैं टेलीग्राम ग्रुप में भेज दिया करूंगा क्लासेस खत्म होने के बाद। यानी ये टॉपिक पूरा जब खत्म होगा तभी मैं वीडियोस, अरे ये पीडीएफ है वो सेंड करूंगा, उसके पहले सेंड नहीं करूंगा। ठीक है, तो क्लास आपको देखनी है, आपको पता करते रहना है कब क्लास खत्म होती है, और फिर टेलीग्राम ग्रुप में चेक कर लेना। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं। और वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना। ये सब बातें बार बार बोलने से टाइम वेस्ट होता है, इसलिए मैं स्टार्टिंग में ही बोल देता हूँ। अब समझते हैं, सबसे पहले चैप्टर का नाम क्या है, साझेदार की निवृत्ति। देखो, चैप्टर का नाम है साझेदार की निवृत्ति। अगर हम साझेदार की निवृत्ति का मतलब समझते हैं तो साझेदार की निवृत्ति का मतलब होता है कि पेढ़ी के साझेदार के रूप में उसका अलग होना। याद रखना है, पेढ़ी में साझेदार के तौर पे उसका क्या होना, अलग होना। जब कोई साझेदार, जिसे मान लो यहाँ पे 3 साझेदार ए, बी और सी, इसमें से जो सी वाला है, जो सी साझेदार है, वो कहता कि अब मैं काम नहीं करना चाहता। क्या बोलता है, अब मैं काम नहीं करना चाहता। अब रीजन उसका भाई कुछ भी हो सकता है, बस यही कहता है कि अब मैं काम नहीं करना चाहता, मैं अलग होना चाहता हूं। तो इसको हम क्या बोल देंगे कि भाई ये क्या हो गया है, ये हमारे पीढ़ी में से निवृत्त हो गया है। तो जब ये निवृत्त हो जाता है तो बचेंगे कौन, मिस्टर ए और मिस्टर बी। ये दोनों जो होते हैं, इन्हीं को हम क्या कहते हैं, चालू साझेदार। ये मैं आपको स्टार्टिंग में इसलिए बता रहा हूं ताकि जब हम आगे पढ़ाई करेंगे तो वहां पे ऐसे डाउट नहीं रहने चाहिए। जो साझेदार बचे होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, चालू साझेदार बोलते हैं। और जो साझेदार छोड़कर चले जाते हैं उनको हम बोलते हैं निवृत्त साझेदार। तो आपको ये 2 बातें याद रखनी है। क्लियर है। अब यहाँ पे मैंने एक बात लिखी, किसी भी कारणवश, ये जो अलग होना हो सकता है ना, वो किसी भी कारणवश कारणवश हो सकता है। भाई ऐसा जरूरी नहीं है कि वो हमें हर चीज डिटेल में बताया, हो सकता है कुछ पर्सनल प्रॉब्लम हो, या कोई भी रीजन हो सकता है। ठीक है, बस इतना है कि व्यवसाय में से वो अलग हो गया है। तो आपको ये याद रखना है कि उसको हम क्या बोलते हैं, निवृत्ति बोलते हैं। अब दूसरा पॉइंट जो आता है इसमें, निवृत्ति के संजोग, जो आपका मोस्ट आईएमपी, आपको इसमें से क्वेश्चंस भी बनते हैं, एमसीक्यू में भी बनता है, और 1 मार्क्स का जो क्वेश्चन आता है उसमें भी बनता है कि निवृत्ति के संजोग बताइए। तो आपको याद रखना है निवृत्ति के कितने संजोग हैं। निवृत्ति के टोटल 2 संजोग हैं। एक है भारतीय साझेदारी अधिनियम के अनुसार, और दूसरा है साझेदार के निजी कारणों से स्वैच्छिक निवृत्ति। तो आपको ये 2 ही नाम याद रखने हैं। बाकी यहाँ पे जो डिटेल मैंने लिखी वो मैं एक्सप्लेनेशन के लिए लिख दिया हूं, ताकि आपको थोड़ा बहुत बता दूं। बाकी आपको याद कितना रखना है, 2 ही बात याद रखनी है कि जो निवृत्ति के संजोग है वो 2 है। एक भारतीय साझेदारी अधिनियम के अनुसार है, और दूसरा है साझेदार के निजी कारणों से। ये आपका 2 मोस्ट आईएमपी है, इसलिए मैं यहाँ पे लिख दिया कि बोर्ड में भी पूछा जाता है। अब आगे बढ़ते हैं, तो इसमें सबसे पहले है कि भारतीय साझेदारी अधिनियम के अनुसार। तो इसमें कुछ पॉइंट्स है, जिसमें पहला लिखा सर्वसम्मति। सर्वसम्मति का मतलब क्या होता है, सर्वसम्मति का मतलब ये होगा कि जब सभी साझेदार आपस में बैठकर चाय पे चर्चा करें कि भाई अब क्या करना है आगे, और उसमें से कोई एक बोलता है देखो भाई अब मैं नहीं काम कर पाऊंगा, मेरी ये प्रॉब्लम है, मैं छोड़ के जाना चाहता हूँ, या ऐसी ऐसी बातें हैं, जो भी रीजन हो सकता है, और वो छोड़ के जाना चाहे तो छोड़ के चला जाएगा, उसको हम बोलते हैं सर्वसम्मति से निवृत्त होना। क्लियर है इतना, बात समझ में आया। दूसरा पॉइंट है नोटिस द्वारा। अब देखो, नोटिस द्वारा में क्या होगा,
कि अगर कोई साझेदार जो है वो छोड़कर जाना चाहता है, ठीक है, तो वो सभी साझेदारों को नोटिस देगा और नोटिस देके वो जा सकता है। लेकिन याद रखना है कि उसको सभी साझेदारों को नोटिस देना जरूरी है, ताकि सबको पता रहे कि भाई वो मतलब छोड़ के जा रहा है, अब हमें ही काम संभालना है। तीसरा है करार द्वारा। करार द्वारा में क्या होता है कि कई बार साझेदार जब एक दूसरे के साथ मिलकर काम करते हैं, या जैसे मान लो 2 लोग रहते हैं, तीसरा कोई इसमें प्रवेश करता है, 3 लोग बन जाते हैं, तो उनके बीच में करार होता है कि एक इस स्पेसिफिक टाइम के बाद ये छोड़ के चला जाएगा, या ये काम खत्म होने के बाद, या इतने समय होने के बाद, या ये प्रोजेक्ट होने के बाद इसको छोड़ के जाना पड़ेगा, या ये छोड़ के चला जाएगा। तो जब ऐसा कुछ करार होता है तो वो छोड़ के जा सकता है। उसके बाद नेक्स्ट है आपका चौथा नंबर, वो है साझेदार का दिवालियापन। इसमें मेन वर्ड याद रखना है दिवालियापन। दिवालियापन का जब भी नाम आता है तो सीधा सा समझ जाना कि मैं बात कर रहा हूँ विजय माल्या की। किसकी बात कर रहा हूँ? विजय माल्या की बात कर रहा हूँ। जैसे उनका हुआ कि वो बैंक करप्ट हो गए, भाई उनके पास पैसे नहीं है, ऐसा वो बोलते हैं और ऐसा हम मान भी ले रहे हैं, उनको ऐसा लगता है, वो अलग मैटर है। टॉपिक पे आ जाते हैं कि दिवालियापन का मतलब कैसा होता है कि जब आदमी के पास पैसे नहीं रहते हैं, वो अपनी दायित्व को नहीं चुका पाता, तो वो दिवालिया हो जाता है। तो ऐसे केस में जब कोर्ट किसी आदमी को, किसी भी मतलब व्यक्ति को अगर दिवालिया घोषित कर देती है, तो कानूनी नियम के अनुसार वो कोई भी काम नहीं कर सकता। कोई भी काम का तो कोई भी करार या कोई भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता है। तो जब वो कोई भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता है, तो वो साझेदार नहीं रह सकता, क्योंकि साझेदारी पेढ़ी में जब कोई भी काम होता है तो हर चीज में क्या बनता है? कॉन्ट्रैक्ट बनता है। और जब वो दिवालिया घोषित हो गया, तो दिवालिया घोषित होने के बाद तो कॉन्ट्रैक्ट कर ही नहीं सकता, और जब कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता तो साझेदार किस बात का? तो अपने आप उसको जाना पड़ेगा। उसके बाद है पांचवा नंबर। पांचवा नंबर में लिखा है साझेदार की मृत्यु होने से। अब मृत्यु होने का मतलब तो आपको पता ही है कि भाई वो दुनिया ही छोड़ के जा रहा है। जब दुनिया छोड़ के जा रहा है तो व्यवसाय छोड़ के तो जाएगा ही ना। ठीक है, वैसा तो है नहीं कि तुम्हारे व्यवसाय के लिए बैठा रहेगा कि आ जाओ बैठक लगाते हैं, ऐसा तो बोलेगा नहीं। उसके बाद है लास्ट पॉइंट है आपका, अन्य साझेदारों द्वारा मुक्त किया जाए किसी भी कारणवश। ठीक है, किसी भी ऐसा कारणवश जो साझेदारों को योग्य लगे। याद रखना है कि योग्य लगे और सही हो, ऐसा नहीं कि जब मन किया या अपनी मर्जी से, योग्य होना भी जरूरी है। योग्य लगे तो वो उसको मुक्त कर सकते हैं। तो टोटल कितने पॉइंट हो गए? 6। सर्वसम्मति, नोटिस, करार, साझेदार का दिवालिया, साझेदार की मृत्यु, या अन्य कोई भी कारण जिससे साझेदार उनको मुक्त कर दे। क्लियर है? तो ये था आपका भारतीय साझेदारी अधिनियम के अनुसार। फिर बात करते हैं दूसरा, साझेदार के निजी कारणों। तो निजी कारणों में तो बस आपको इतना पता होना चाहिए कि निजी कारण सर का मतलब होता है कुछ भी हो सकता है। अब इसमें कोई स्पेसिफिक नहीं है कि क्या उसकी तबीयत खराब हो सकती है, दूसरा काम करना चाहता हो, शहर छोड़ के जाना चाहता हो, या गांव में रहना चाहता हो, लॉकडाउन हो गया है हमेशा के लिए सूरत छोड़ के जाना चाहता हो, कोई भी रीजन हो सकता है। निजी कारण में कुछ भी हो सकता है। व्यवसाय छोड़ के जाएगा, जाना चाहे तो जा सकता है। लेकिन इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट बात क्या है वो मैं आपको बता देता हूं, इसलिए मैंने यहाँ पे देखो आईएमपी भी लिखा है। इसमें इंपॉर्टेंट बात क्या है? इंपॉर्टेंट बात ये है कि अगर वो छोड़ के जाना चाहता है तो छोड़ के जाए, हमें कोई तकलीफ नहीं, चला जाए, अभी चला जाए। लेकिन कंडीशन अप्लाई है कि उसे सार्वजनिक नोटिस देना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? उसे सार्वजनिक नोटिस देकर अपने जाने की घोषणा करनी पड़ेगी। अगर वो सार्वजनिक नोटिस देकर अपने जाने की घोषणा नहीं करता है तो सबको थोड़ी पता चलेगा, सबको सपना थोड़ी आएगा कि वो छोड़ के जा चुका है। इसीलिए सार्वजनिक नोटिस देना जरूरी है। अगर वो नोटिस नहीं देता है तो साझेदार जिस दिन छोड़कर गया है उस दिन से लेके जो भी दायित्व उपस्थित होगा उसमें उसको भी भागीदारी बनना पड़ेगा। जैसे मान लो 31 अक्टूबर, ठीक है, 31 अक्टूबर की तारीख को ये छोड़कर गया था, लेकिन नोटिस वोटिस नहीं दिया था, और 1 जनवरी तक में, ठीक है, 1 जनवरी मतलब ये 01, ठीक है, 1 जनवरी तक में मान लो 2 लाख रुपए का नुकसान हुआ। कितने लाख का नुकसान हुआ? 2 लाख का। तो उस 2 लाख में इसको भी हिस्सा लेना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? इसको भी हिस्सा सहना पड़ेगा। क्यों सहना पड़ेगा? क्योंकि इसने सार्वजनिक नोटिस नहीं दिया था। तो याद रखना है, जब भी कोई साझेदार छोड़ के जाता है तो उसे सार्वजनिक नोटिस देना जरूरी होता है। क्लियर है इतना? तो ये आपका निवृत्ति के संजोग थे, जो मैंने अपने हिसाब से जितना हो सकता था उतना मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। अब आगे बढ़ते हैं और आगे समझते हैं क्या है। अगला है महत्व की हिसाबी बातें और हिसाबी असरें। अब होता क्या है कि जब व्यवसाय में प्रवेश या निवृत्ति होती है तो प्रवेश और निवृत्ति होने से व्यवसाय का पूरा कायाकल्प हो जाता है, जिसको हम सिंपल भाषा में बोलते हैं पुनर्गठन।
क्या बोलते हैं, पुनर्गठन। यानी व्यवसाय का स्टार्ट हो जाता है पुनर्गठन, और पुनर्गठन होने की वजह से हमें कुछ कामों को करना पड़ता है। इसमें टोटल हमें कितने पॉइंट पढ़ने हैं, टोटल 6 पॉइंट पढ़ने हैं। यानी ये 6 बाबतों को हमें ध्यान में रखना जरूरी है। तो अब एक एक करके समझते हैं कि क्या क्या है, एक एक करके पूरा डिटेल में समझेंगे। सबसे पहला है लाभानी नए प्रमाण की। देखो, लाभानी के नए प्रमाण की और चालू रहने वाले साझेदारों को मिलने वाले लाभ के प्रमाण की गणना करना। तो जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ, जैसे मान लो 3 लोग हैं, ए बी और सी। कितने लोग हैं, 3 लोग हैं, ए बी और सी। इसमें से जो सी है वो छोड़ के चला गया है, तो ये क्या हो गया, निवृत्त। तो छोड़ के चला गया है, तो अब ए और बी तो अभी भी है ना, तो ए और बी अभी भी है अगर, तो इनको हम क्या बोलेंगे, चालू साझेदार, जो अभी मैंने आपको ऊपर समझाया था। पर मैं फिर से लिख दे रहा हूं ताकि आपको याद रहे। इसको हम क्या बोलेंगे, चालू साझेदार, और इसको हम क्या बोलेंगे, निवृत्त साझेदार। क्लियर है, ये आपको याद रहना, रखना जरूरी है। ठीक है, तो जब छोड़ के चला जाता है, तो जो बच्चे साझेदार, जो चालू साझेदार है, उनके नए प्रमाण की गणना प्लस उनको मिलने वाले लाभ की गणना। तो वहां पे लाभ नहीं लिख पाए हैं, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, क्योंकि वहां पे ऑलरेडी मैंने सर्कल बना दिया है। तो लाभ के प्रमाण की गणना, ये 2 बातें आपको याद रखनी पड़ेगी। क्लियर है, 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट बातें हैं। तो यहाँ पे मैं यहाँ पे हाईलाइट कर देता हूं। एक तो है आपका नए प्रमाण की गणना, और दूसरा है लाभ के प्रमाण की गणना। ठीक है, ये 2 बातें आपको याद रखनी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। उसके बाद नंबर 2 में लिखा है ख्याति की रकम निश्चित करना और उससे जुड़ी हुई जरूरी हिसाबी बातें। तो आपको याद रखना है, जब कोई साझेदार छोड़ के जाता है तो उसको कितना ख्याति मिलेगा। जिस तरह से जब कोई साझेदार आता था तो वो ख्याति लेकर आता था, प्रवेश में हमने ये पढ़ा था। अच्छा, एक चीज और, जब भी आप निवृत्ति वाला चैप्टर शुरू करना, ठीक है, जब भी आप ये देख रहे हो, तो कोशिश करना कि चैप्टर नंबर 5, ठीक है, चैप्टर नंबर आपका 5वां चैप्टर नंबर जो है प्रवेश का, उसको बढ़िया से रीड कर लेना। क्योंकि 5वां और 6ठे का बहुत बड़ा कनेक्शन है, वो इसका जस्ट अपोजिट है। या यूं कहो कि जो 6ठा चैप्टर है वो 5वें का पूरा अपोजिट है, तो उसको थोड़ा देख लेना। ये अपने ऊपर उपकार कर देना, मेरे ऊपर नहीं। ठीक है, तुम देखोगे तो तुम्हारे लिए बेनिफिशियल होगा, तुम्हें ज्यादा मजा आएगा, क्योंकि इसमें फिर तुम्हें कम मेहनत करनी पड़ेगी। इसलिए मैंने बोला भाई कनेक्शन है, जरूरी है। तो यहाँ पे देखो कनेक्शन क्या है, अगर नहीं करना चाहते हो तो देखोगे तो तुम्हें पता चल ही जाएगा, फिर बोलोगे कि हाँ सर सही बोल रहे थे। तो यहाँ पे देखो, अच्छा, सबसे पहले तुम्हें क्या करना है, खिताबी बोल रहा हूँ, ख्याति की रकम निश्चित करनी है, और बाद में उससे जुड़ी हिसाबी असरे। अब उससे जुड़ी हिसाबी असरे का मतलब यहाँ पे हमें उससे जुड़े हुए रोजनामचे लिखने पड़ते हैं। ठीक है, अलग अलग जो रोजनामचा बनता है, या हम यूं कहें कि जब हम बड़े क्वेश्चन करेंगे तो हमें उससे जुड़े हुए एंट्रीज करने पड़ते हैं, तो वो हमें करना पड़ेगा। फिर तीसरा है समय संपत्तियों और दायित्वों का पुनः मूल्यांकन करना। अब ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्या, संपत्तियों और दायित्वों का पुनः मूल्यांकन। तो संपत्तियों और दायित्वों का पुनः मूल्यांकन तो हम चौथे और 5वें चैप्टर में कर चुके हैं। तो इससे जुड़े हुए जो क्लासेस है वो मैं ऐड कर दूंगा। ठीक है, कहाँ पे ऐड कर दूंगा मैं, जो 6ठे चैप्टर का ये प्लेलिस्ट बनेगा ना, ठीक है, उस प्लेलिस्ट में मैं ये वीडियोस ऐड कर दूंगा, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। उसके बाद 5वां नंबर है एकत्रित अनामत और नहीं बांटे गए लाभ हानि की बाकी का वितरण करना। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो हमारे पास एकत्रित अनामत होते हैं, ठीक है, या हमारे पास जो भी नहीं बांटे गए लाभ हानि होते हैं, इनका भी हमें हिसाब करना पड़ता है, इनको भी खत्म करना पड़ता है। और इससे जुड़े हुए भी हिसाबी जो व्यवहार होते हैं, एंट्रीज होती हैं, वो हम चौथे और 5वें चैप्टर में जम के किए हैं। तो उसका जो भी वीडियोस है, लिंक है, मैं आपको ऐड कर दूंगा, लेकिन जब वक्त आएगा तब ऐड करूंगा, उसके पहले नहीं करने वाला। फिर 5वां नंबर है निवृत्त पाने वाले या निवृत्त होने वाले या मृत्यु पाने वाले साझेदार की भुगतान पात्र रकम निश्चित करना। तो यहाँ पे याद रखना है, भुगतान पात्र रकम निश्चित करना है, और लास्ट में हमें क्या करना है, लेनी रकम जो उसकी निकलेगी उसको हमें क्या करना है, भुगतान कर देना है। 5वें में निश्चित करना और 6ठे में भुगतान कर देना है। तो देखा जाए अगर सही सही से, तो इसमें से हमें कितने पॉइंट हम पहले ही पढ़ चुके हैं, जिसमें से हमारा तीसरा पॉइंट है और चौथा पॉइंट है हम पहले के चैप्टर्स में पढ़ चुके हैं। बचा दूसरा पॉइंट है, थोड़ा बहुत पढ़ चुके हैं। ठीक है, 5वां और 6ठा पॉइंट तो ये अपने आप कवर हो जाता है। यानी जो हमें सीखना है वो यही पहला और दूसरा ही सीखना है, बाकी तो अपने आप ही कवर हो जाएगा। क्लियर इतना? तो ये था तुम्हारा बेसिक इंफॉर्मेशन इस चैप्टर का रिलेटेड जो हमें सीखना है। उसके बाद हमारा आगे से स्टार्ट होगा हमारा लाभ हानि के नए प्रमाण की गणना करना और लाभ के प्रमाण की गणना करना। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही रखते हैं, छोटी सी क्लास है, इंट्रोडक्शन क्लास थी। हम कल से शुरू करते हैं लाभ हानि के नए प्रमाण की गणना, और उसकी जो नोट्स है वो मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। तो नोट्स का आपको टेंशन नहीं लेना है, बढ़िया से नोट्स बनाना ताकि एग्जाम के टाइम पे आपको कोई तकलीफ ना हो। और जो भी चीजें मैं सारी चीजें आपको लिख के समझा दूंगा। ओके, और यहाँ पे मैंने कुछ क्वेश्चंस भी ऐड किए हैं, तो ये क्वेश्चंस भी मैं आपको सॉल्व करवा दूंगा, और खुद से भी तुम एग्जाम पर सॉल्व करते रहना।
ठीक है, तो मिलते हैं फिलहाल नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही, और उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की क्लास समझ में आ गई, आपको पसंद आएगा। फिर भी कोई डाउट रहता है, कोई भी दिक्कत रहती है, तो बिंदास कमेंट करना, कमेंट करके बता देना कि सर समझ में नहीं आया, ये पॉइंट वापस बताओ, ये पॉइंट अच्छे से समझाओ। जो भी दिक्कत होगी हम सब देख लेंगे। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड हैव अ गुड डे।